everyone, welcome back to yet another video. This is Vaishnavi and I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में हम लोग promises के बारे में पढ़ेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉल बैक फंक्शंस और कॉल बैक हेल्प जैसे टॉपिक्स को पढ़ा था और ये जाना था कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक हेल्प एक प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन प्रोमिसेस होते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोमिसेस के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से ये हमारे कोड को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं और हमें हेल्प करते हैं कि जो एसिंक्रोनस ऑपरेशंस हैं उन्हें बेटर वे में हम हैंडल कर सकें, जिसकी मदद से हमारे कोड की रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी इंक्रीज होती है। यहाँ पर जैसे हमने एक एग्जाम्पल के साथ कॉल बैक हेल्प को समझा था, यहाँ पर हमारे पास 3 हेडिंग्स थी और यहाँ पर एक बटन था। जैसे ही हम उस बटन पे क्लिक कर रहे थे, एक एक करके जो हमारी हेडिंग है उनका कलर चेंज हो रहा था। यानी कि सबसे पहले हेडिंग 1 का कलर चेंज हुआ, उसके बाद हेडिंग 2 का कलर चेंज हुआ और उसके बाद हेडिंग 3 का कलर चेंज हुआ। तो ये हमने कैसे अचीव किया था? ये हमने कॉल बैक हेल्प की मदद से अचीव किया था। यहाँ पर क्या हो रहा था, एक कॉल बैक फंक्शन के अंदर दूसरा कॉल बैक फंक्शन के अंदर तीसरा कॉल बैक फंक्शन था। ये हमारे कोड को कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये हमारे कोड की रीडेबिलिटी को डिक्रीज करता है। हो सकता है कि ये कोड हमारा छोटा है तो इसे देखकर आपको लगे कि ऐसा तो कुछ कॉम्प्लेक्स इसमें नहीं लग रहा है, बट जब नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड बढ़ जाते हैं, जैसे यहाँ पर मान लो मैं ढेर सारी लाइन ऑफ कोड लिख देती, उसके बाद इसमें भी ढेर सारे लाइन ऑफ कोड होता, इसमें भी ढेर सारे लाइन ऑफ कोड होता, तो उस केस में क्या होता कि एक के अंदर एक कॉल बैक होने की वजह से, नेस्टेड कॉल बैक फंक्शंस होने की वजह से हमें जो कोड का फ्लो है वो समझ ही ना आता, उतना अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता, जो हमारे कोड की रीडेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती। तो इसी वजह से इसका सॉल्यूशन है प्रोमिसेस। ठीक है, प्रोमिसेस हमें क्या हेल्प करेंगी, हमारे कोड को और ज्यादा सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, और ये कॉल बैक हेल्प का सॉल्यूशन होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रोमिसेस होते क्या है। तो जो प्रोमिसेस हैं जावास्क्रिप्ट में वो एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी एसिंक्रोनस ऑपरेशन है वो कंप्लीट हुआ है या फिर फेल हुआ है। ठीक है, तो प्रॉमिस जो है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इवेंचुअल कंप्लीशन और फेलियर ऑफ एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी एपीआई से डेटा फेच करना है तो उस केस में जो एपीआई है वो हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करके देती है। अगर हमारा डेटा हमने सक्सेसफुली फेच कर लिया तो उस केस में प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा और यानी कि फुलफिल हो जाएगा, और अगर हम डेटा को फेच नहीं कर पाते हैं तो उस केस में जो प्रॉमिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फेल हो जाएगा। तो अब हम ये समझेंगे कि जो प्रॉमिस है वो बेसिकली इन 3 में से किसी एक स्टेट में होता है। पहला स्टेट है पेंडिंग, दूसरा स्टेट है फुलफिल्ड और तीसरा स्टेट है रिजेक्टेड। पेंडिंग जो है वो किसी भी प्रॉमिस की इनिशियल स्टेट होती है। ठीक है, इनिशियल स्टेट में प्रॉमिस हमारा पेंडिंग होता है, यानी कि वो ना ही फुलफिल हुआ है ना ही रिजेक्ट हुआ है। फुलफिल का मतलब है कि हमारा जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली हो गया है, और रिजेक्टेड का मतलब है कि हमारा ऑपरेशन जो है वो फेल्ड हो गया है। ठीक है, अब हम प्रोमिसेस के सिंटैक्स को समझेंगे कि किस तरीके से हम प्रोमिसेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रोमिसेस को क्रिएट करने के लिए हम प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। जैसे हम प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे वो हमें एक न्यू प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा। तो इसे हम कोड की मदद से समझेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पर ये प्रॉमिस हम क्रिएट करेंगे, न्यू कीवर्ड यूज करेंगे और ये प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, ये प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर यूज किया है जो कि हमें क्या करेगा, एक न्यू प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा। ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी ले सकते थे, ए बी सी, कुछ भी जो आपका मन है आप वो ले सकते हो। समझने में आसानी हो इसलिए मैं यहाँ पर प्रॉमिस ले रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर ये प्रॉमिस क्या करता है, ये एग्जीक्यूटर फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है। यहाँ पर भी ब्लू कलर से हमें दिखाई दे रहा है एग्जीक्यूटर लिखा हुआ है, राइट। एग्जीक्यूटर फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है और ये एग्जीक्यूटर फंक्शन क्या करता है, ये एग्जीक्यूटर फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, पहला है रिजॉल्व और दूसरा है रिजेक्ट। रिजॉल्व और रिजेक्ट ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही कॉल बैक फंक्शंस है जो कि जावास्क्रिप्ट इंजन्स में प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ये प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर जो है हमारा, ये एक एग्जीक्यूटर फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है और ये एग्जीक्यूटर फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, पहला है रिजॉल्व फंक्शन और दूसरा है हमारा रिजेक्ट फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सिंपली अगर मैं यहाँ पर console.log कराऊं हेलो, ठीक है, और इसे रन कराते हैं तो जो promise.html
फाइल है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग यूज करके जो JS फाइल है उसे ऐड किया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे रन करेंगे और यहाँ पर इंस्पेक्ट करके अपने कंसोल में आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें हेलो प्रिंट हो रहा है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हमने कंसोल में हेलो प्रिंट कराया तो हमें हेलो शो हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर मैं क्या आप लोग को दिखाना चाहती हूँ कि किसी भी प्रॉमिस का, अगर यहाँ पर मैं प्रॉमिस को लॉक कराऊं तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्रॉमिस की जो स्टेट है वो हमें यहाँ पर पेंडिंग दिखाई दे रही है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो किसी भी प्रॉमिस की इनिशियल स्टेट होती है वो पेंडिंग होती है, कि अभी हमारा प्रॉमिस ना ही फुलफिल हुआ है और ना ही रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इस लाइन को मैं हटा दूंगी और यहाँ पर ये जो रिजॉल्व और रिजेक्ट है इसको मैं आप लोग को थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये क्या होते हैं। तो जो ये हमारा प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर था वो बेसिकली क्या कर रहा था, वो दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा था, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है, तो हमारा जो रिजॉल्व कॉल बैक फंक्शन है वो प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और जो हमारा रिजेक्ट कॉल बैक फंक्शन है वो प्रॉमिस को रिजेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब जो रिजॉल्व फंक्शन है वो क्या करता है, वो एक सिंगल आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है और उस सिंगल आर्ग्यूमेंट में जो भी प्रॉमिस की वैल्यू है या रिजल्ट है वो हम एज एन आर्ग्यूमेंट वो ले सकता है रिजॉल्व फंक्शन। और रिजेक्ट कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, ये प्रॉमिस को रिजेक्ट करने के लिए यूज होता है और ये भी जो है वो सिंगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है और ये एज एन आर्ग्यूमेंट क्या एक्सेप्ट कर सकता है, एरर ऑब्जेक्ट या फिर एरर मैसेज। ठीक है, तो इसे समझते हैं किसी एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर मैं क्या करूंगी, यहाँ पर हम लोग एक रैंडम नंबर नाम का वेरिएबल बना लेंगे और इसमें क्या करेंगे, मैथ डॉट रैंडम का यूज करेंगे। मैथ डॉट रैंडम मेथड क्या करेगा, 0 से 1 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा जो कि इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि अगर जो हमारा रैंडम नंबर है वो ग्रेटर है 0.5 से, ठीक है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में ही रैंडम नंबर जनरेट होगा, तो अगर वो नंबर 0.5 से ग्रेटर है तो उस केस में हम चाहते हैं कि रिजॉल्व फंक्शन हमारा कॉल हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि उस केस में हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तब उस केस में क्या होना चाहिए, यानी कि अगर हमारा रैंडम नंबर 0.5 से छोटा होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा रिजेक्ट मेथड कॉल हो जाएगा क्योंकि तब हमारे प्रॉमिस को क्या करेगा, ये रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अब हमारा जो रिजॉल्व है वो क्या आर्ग्यूमेंट लेता है, वो आर्ग्यूमेंट लेता है रिजल्ट या फिर वैल्यू। ठीक है, जो कि वो चाहता है कि प्रॉमिस के फुलफिल होने पर हो। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम सिंपली चाहते हैं इस रैंडम नंबर को ये एज एन आर्ग्यूमेंट ले ले, क्योंकि जो रैंडम नंबर है यही हमारा रिजल्ट होगा, यही हमारा वैल्यू होगा। और रिजेक्ट क्या करेगा, रिजेक्ट हमारा एरर ऑब्जेक्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट ले सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरर ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि द रैंडम नंबर इज लेस देन 0.5। तो हमारे पास ये एरर मैसेज हमें देखने को मिलेगा। तो हमने क्या किया, हमने प्रॉमिस जो है वो क्रिएट किया इस प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर का यूज करके और यहाँ पर रिजॉल्व फंक्शन हमारा क्या करेगा, प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देगा, फुलफिल कर देगा और रिजेक्ट मेथड क्या करेगा, हमारे प्रॉमिस को रिजेक्ट कर देगा। कंडीशन हमने क्या लगाई है कि जो भी रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है अगर वो 0.5 से ग्रेटर है तो उस केस में रिजॉल्व मेथड को कॉल कर दो, यानी कि उस केस में हमारा प्रॉमिस फुलफिल हो जाएगा। और अगर हमारा नंबर 0.5 से लेस है तो उस केस में रिजेक्ट मेथड को कॉल करो, यानी कि हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो रिजॉल्व मेथड है वो क्या कर रहा है, वो आर्ग्यूमेंट में रिजल्ट ले रहा है या वैल्यू ले रहा है और रिजेक्ट मेथड क्या लेता है, एरर ऑब्जेक्ट या एरर मैसेज को वो एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है। ठीक है, तो ये तो हमने सक्सेसफुली क्या किया, अपना जो प्रॉमिस है उसे हमने क्रिएट कर लिया। बट इस प्रॉमिस को हम हैंडल कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे, यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा प्रॉमिस का उसको हम हैंडल कैसे करेंगे, तो ये हम अभी सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नोट्स में हमने देख रहे हैं यहाँ पर कि टू हैंडल प्रॉमिसेस रिजल्ट वी यूज देन एंड कैच मेथड, यानी कि जो प्रॉमिस का रिजल्ट है उसे हैंडल करने के लिए हम डॉट देन और डॉट कैच का यूज करते हैं।
ठीक है। डॉट देन हम तब यूज करते हैं जब हमारा ऑपरेशन सक्सीड हो जाता है। तो जब हमारा ऑपरेशन सक्सीड हो गया है तो उस केस में क्या होगा, ये हमारा डॉट देन स्पेसिफाई करता है। और जब हमारा ऑपरेशन फेल हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, ये डॉट कैच स्पेसिफाई करता है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर कोड करके समझेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रॉमिस हमने बनाया है, जो भी प्रॉमिस हमने क्रिएट किया है, उसी पर ये डॉट देन और डॉट कैच हैंडलर हम लगाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये हमने डॉट देन लगा दिया है और यहाँ पर हम लगा देंगे डॉट कैच। ठीक है, तो अब हम डॉट देन में क्या चाहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट में रिजल्ट को ले लेंगे और यहाँ पर हम कंसोल में प्रिंट करा देंगे कंसोल डॉट लॉग द रिजल्ट इज, या फिर लिख देते हैं द रैंडम नंबर इज, और यहाँ पर ये रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, रिजल्ट, यानी कि ये जो रैंडम नंबर जो कि 0.5 से ग्रेटर है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डॉट देन जो है ये तब चलेगा जब हमारा जो प्रॉमिस है वो फुलफिल हो गया है। प्रॉमिस फुलफिल कब होगा, जब रिजॉल्व मेथड कॉल होगा। और रिजॉल्व मेथड कब कॉल होगा, जब हमारा रैंडम नंबर 0.5 से ग्रेटर होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, द रैंडम नंबर इज, और जो भी वो नंबर 0.5 से ग्रेटर जनरेट हुआ होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और डॉट कैच में हम क्या चाहते हैं, हम अपने एरर को हैंडल करने के लिए डॉट कैच यूज कर रहे हैं कि जब भी हमारा ऑपरेशन फेल हो जाए, जब भी हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाए, तो उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में सिंपली यहाँ पर हम एरर को ले रहे हैं। वेट अ सेकेंड, ये जो एरर है यहाँ पर इसे हम ले रहे हैं और यहाँ पर हम क्या प्रिंट करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग एरर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, ये जो एरर में हमने ये मैसेज यहाँ पर लिखा हुआ है द रैंडम नंबर इज लेस देन 0.5, ये यहाँ पर हमारे कंसोल में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम अपने कंसोल में आएंगे, इसे मैं रिलोड करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रिलोड किया तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, द रैंडम नंबर इज 0.811। क्यों, क्योंकि क्या हुआ कि जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ वो है ये, और ये 0.5 से ग्रेटर है। तो 0.5 से ग्रेटर है, इसका मतलब है हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया है। और जब प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ है तो ये जो हमारा डॉट देन वाला हैंडलर है वो काम करेगा। और यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, द रैंडम नंबर इज, और जो भी हमारा रिजल्ट है। तो अपने कंसोल में हम देखेंगे क्या लिखा आ रहा है, द रैंडम नंबर इज, और ये हमारा रिजल्ट। अब अगर मैं अपने प्रॉमिस को यहाँ पर लॉक कराऊं तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारे प्रॉमिस का जो स्टेट है वो यहाँ पर हमें फुलफिल्ड देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई थी कि 0.5 से ग्रेटर है तो उसी केस में प्रॉमिस फुलफिल होगा, उसी केस में रिजॉल्व होगा। तो यहाँ पर ये 0.5 से ग्रेटर है 0.811, ये जो नंबर जनरेट हुआ है, तो यानी कि हमारा जो प्रॉमिस है वो फुलफिल हो गया है। तो यहाँ स्टेट में भी हम यहाँ इसे देख पा रहे हैं। ठीक है, अब अगर इसे मैं फिर से रिलोड करूं, अब इस बार क्या हुआ है, एक जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ है वो 0.5 से ग्रेटर नहीं था, इस वजह से यहाँ पर हमें एरर मैसेज देखने को मिल रहा है, द रैंडम नंबर इज लेस देन 0.5। और अगर अब मैं यहाँ पर अपने प्रॉमिस को लॉक कराऊंगी तो प्रॉमिस का स्टेट जो है वो रिजेक्टेड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो प्रॉमिस का स्टेट है ये हमें यहाँ पर रेड कलर से रिजेक्टेड देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम प्रॉमिस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम किस तरह से प्रॉमिस को क्रिएट करते हैं। उसके बाद से रिजॉल्व कब कॉल होता है, रिजॉल्व को हम कॉल करते हैं प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए, रिजेक्ट को हम कॉल करते हैं प्रॉमिस को रिजेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है तब हमारा ये डॉट देन हैंडलर काम करेगा, और जब हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा तो उस केस में हम डॉट कैच हैंडलर का यूज करेंगे अपने एरर को हैंडल करने के लिए। ठीक है, सो आई होप यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रोमिसेस क्या होते हैं। ठीक है, अब जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कॉल बैक हेल का एग्जाम्पल देखा था, अब हम इस एग्जाम्पल को लेकर समझेंगे कि किस तरीके से प्रॉमिस जो है वो हमारे कोड को और आसान बनाता है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर जो हमने कॉल बैक हेल में ये जो कोड लिखा था इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ अपने promise.html में इसे पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या किया, 3 हेडिंग क्रिएट कर ली और एक बटन क्रिएट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर
जो हमारा promise.js है इसका सारा कोड मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से। और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इतना तक तो यहाँ तक तो हमने कल देखा ही था कि कैसे हम अपनी तीनों हेडिंग्स को आईडी की मदद से एक्सेस कर रहे हैं और बटन को भी एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसी एग्जाम्पल को, जो हर हेडिंग का कलर चेंज हो रहा था, पहले रेड हुआ फिर ग्रीन हुआ फिर ब्लू हुआ, तो यही चीज हम प्रॉमिस की मदद से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तीनों हेडिंग्स को एक्सेस कर लिया उनकी आईडी से और बटन को भी एक्सेस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस बटन पे इवेंट लिस्नर लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा जो टाइप ऑफ इवेंट है वो लिखेंगे एंड इसके बाद ओके। अब यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं प्रॉमिस का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और यहाँ पर इस फंक्शन का नाम हम देंगे ऐड कलर। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट्स लेगा। पहला आर्ग्यूमेंट होगा एलिमेंट, जिस एलिमेंट पे हम कलर प्रोवाइड करना चाहते हैं, यानी कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, जिस पर भी। उसके बाद यहाँ पर हम कलर लेंगे। ठीक है, कि कौन सा कलर हम यहाँ पर देना चाहते हैं अपने एलिमेंट को, एंड इसके बाद ये टाइम देंगे कि कितने टाइम बाद उस पर वो कलर अप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पर ये फंक्शन हमने इसे क्रिएट कर लिया यहाँ पे, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रॉमिस रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रॉमिस को रिटर्न कर रहे हैं और यहाँ पर ये रिजॉल्व और रिजेक्ट मेथड को एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा। ओके, अब यहाँ पर ये क्या करेगा, अगर एलिमेंट ट्रू है, यानी कि अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि जो एलिमेंट है उसका स्टाइल और कलर क्या हो जाना चाहिए, जो कलर हमने आर्ग्यूमेंट में पास किया है उस कलर का हमारा एलिमेंट हो जाना चाहिए। एंड रिजॉल्व फंक्शन जो है वो कॉल हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हमारे एलिमेंट को वो कलर जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाना चाहिए, फुलफिल हो जाना चाहिए। इस वजह से हम रिजॉल्व फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इसे हम चाहते हैं सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर रखना, क्योंकि तभी हमारा जो फंक्शन है वो थोड़े डिले के बाद इसे कलर प्रोवाइड कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस कोड को इस सेट टाइम आउट के अंदर यहाँ पर रखेंगे और ये जो टाइम है इसे हम टाइम से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने टाइम पास किया है। ठीक है, तो इधर भी हम टाइम को ही रखेंगे। तो ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हमने एक फंक्शन बनाया ऐड कलर, जिसमें एलिमेंट, कलर और टाइम 3 हमने पैरामीटर्स लिए हैं। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, प्रॉमिस को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उस केस में इस एलिमेंट को ये कलर प्रोवाइड कर दो जो भी हमने पैरामीटर में पास किया है। उसके बाद से रिजॉल्व फंक्शन को कॉल कर दो, यानी कि हमारा जो प्रॉमिस है वो फुलफिल हो गया है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में हमारा रिजेक्ट मेथड कॉल हो जाना चाहिए। किस केस में, जब ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, व्हेन एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू ट्रू, यानी कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में हम रिजेक्ट मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, और क्या मैसेज देंगे कि नो सच एलिमेंट एग्जिस्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा मैसेज हम पास करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इवेंट लिस्नर पे अपने आएंगे, इस बटन पे जो हमने इवेंट लिस्नर लगाया है इसमें हम क्या करेंगे, इस ऐड कलर फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पर हम पास करेंगे हेडिंग 1, क्योंकि हम हेडिंग 1 का कलर चेंज करना चाहते हैं और हम कलर देना चाहते हैं रेड, इसलिए हम यहाँ पर रेड यूज करेंगे। और हम 1 सेकेंड बाद ये कलर रेड होते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 1000 मिली सेकेंड्स को पास करेंगे। अब इस यहाँ पर इस पे हम क्या लगाएंगे, डॉट देन हैंडलर लगाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन ऐड कलर फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पर इस बार हम क्या देंगे, हेडिंग 2, क्योंकि अब हमें हेडिंग 2 का कलर चेंज करना है और इसका कलर हम ग्रीन करना चाहते हैं और ये भी हम 1000 मिली सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड बाद करना चाहते हैं। उसके बाद अगेन एक और देन हैंडलर लगाएंगे एंड इस बार फिर से हम इस ऐड कलर फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे, बट इस बार हेडिंग 3 के लिए, और इस बार ग्रीन की जगह हमें ब्लू कलर चाहिए। ठीक है, सो फाइनली हमने किया क्या, इस
फंक्शन को यहाँ पर मतलब यहाँ पर इस फंक्शन को बनाया था हमने, जो कि एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था। उसके बाद अगर ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उस केस में हम एलिमेंट का कलर चेंज कर दे रहे थे, उसके बाद रिजॉल्व फंक्शन को कॉल कर दे रहे थे, यानी कि हमारा प्रॉमिस जो है वो फुलफिल हो चुका है। और अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें एरर मैसेज देखने को मिलेगा कि नो सच एलिमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जो बटन पे हमने इवेंट लिसनर लगाया है उसमें हमने ऐड कलर फंक्शन को कॉल किया हेडिंग 1 के लिए। उसके बाद डॉट देन हैंडलर लगाया हमने, उसके बाद हमने ऐड कलर को फिर से कॉल किया हेडिंग 2 के लिए, फिर अगेन हमने डॉट देन लगाया और हमने ऐड कलर फंक्शन को कॉल किया हेडिंग 3 के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कोड है। बट यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा प्रॉमिस था उस पर हमने एक से ज्यादा डॉट देन हैंडलर का यूज किया है, राइट। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉमिस चेनिंग। हमने प्रॉमिस को तो अच्छे से समझ लिया, बट अब प्रॉमिस चेनिंग क्या होती है। प्रॉमिस चेनिंग का मतलब है कि किसी प्रॉमिस पर अगर हम एक से ज्यादा यानी कि मल्टीपल देन हैंडलर को अटैच करते हैं तो उसे ही हम प्रॉमिस चेनिंग बोलते हैं। सो प्रॉमिस चेनिंग रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ लिंकिंग और अटैचिंग मल्टीपल देन हैंडलर्स टू अ प्रॉमिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है अपने कोड में, यहाँ पर हमने एक से ज्यादा यानी कि मल्टीपल देन हैंडलर्स को ऐड किया है अपने इस प्रॉमिस पे। इसका मतलब है यहाँ पर प्रॉमिस चेनिंग हो रही है। ठीक है, अब प्रॉमिस चेनिंग से क्या होता है कि हम हमारा कोड का एग्जीक्यूशन है वो सीक्वेंशियल हो जाता है, यानी कि जो हमारे एसिंक्रोनस ऑपरेशंस हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेंगे और हर देन हैंडलर जो है वो एक स्टेप की तरह रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें स्टेप, अगर कोई भी जैसे यहाँ पर कोड है तो हर एक डॉट देन हैंडलर जो है वो एक स्टेप की तरह काम करेगा। यानी कि पहले ये होगा, फिर जब ये हो जाएगा उसके बाद ये दूसरा वाला डॉट देन जो है एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि एक सीक्वेंस में हमारा जो कोड है वो काम कर रहा है। ठीक है, कि पहले ये वाला डॉट देन एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये वाला डॉट देन। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हर डॉट देन हैंडलर है वो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो यहाँ पर हमें रिटर्न कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा और यहाँ पर भी हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर डॉट देन हैंडलर क्या करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है और उसके बाद जब ये वाला डॉट देन पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद ये वाला डॉट देन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी प्रॉमिस चेनिंग काम करती है। प्रॉमिस चेनिंग का मतलब होता है कि मल्टीपल देन हैंडलर्स एक प्रॉमिस पे अटैच हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर एक से ज्यादा ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो मल्टीपल डॉट देन हैंडलर्स जब अटैच होते हैं प्रॉमिस में तो उसको ही हम प्रॉमिस चेनिंग बोलते हैं। प्रॉमिस चेनिंग क्या करता है कि हमारा जो कोड का एग्जीक्यूशन है उसको सीक्वेंशियल बनाता है, यानी कि ये वाला जो है हर डॉट देन हैंडलर एक स्टेप की तरह काम करता है। पहले ये वाला चलेगा उसके बाद ये वाला चलेगा, अगर उसके बाद भी और देन हैंडलर्स हमने लगाए होते तो उसके बाद वो वाला डॉट देन हैंडलर जो है वो हमारा काम करता। ठीक है, तो हर डॉट देन हैंडलर जो है वो एक स्टेप की तरह काम करता है। उसके बाद से जो चेनिंग है इसकी वजह से क्या होता है, जो रीडेबिलिटी होती है हमारे कोड की वो इंक्रीज हो जाती है, हमारा कोड समझने में और ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, और प्रॉमिस चेनिंग क्या करता है, हमारे जो कॉल बैक हेल्प की प्रॉब्लम है उसको अवॉइड करता है और एरर हैंडलिंग को भी सिंप्लीफाई करता है। ठीक है, यहाँ पर हम अपने कोड में डॉट देन हैंडलर्स तो लगा ही चुके हैं, अब डॉट कैच भी लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम एरर को यहाँ पर पास करेंगे और यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे मतलब कंसोल पे एरर को। ठीक है, एरर यानी कि क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर जो हमने लिखा था कि नो सच एलिमेंट एग्जिस्ट, तो ये चीज हमारी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी अगर हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट होता है तो। ठीक है, सो ये हमारा पूरा कोड है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ये हमारे 3 हेडिंग्स थी और ये बटन था। हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया ऐड कलर नाम का जो कि एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उस पर दिया हुआ कलर हम प्रोवाइड कर देंगे और रिजॉल्व फंक्शन को कॉल कर देंगे, और अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो हम ये एरर दे देंगे कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद यहाँ इवेंट हैंडलर में हमने क्या किया है, इस ऐड कलर को हमने कॉल किया है हेडिंग 1 के लिए, हेडिंग 1 का कलर रेड हो जाएगा। उसके बाद से हमने डॉट देन हैंडलर को अटैच किया है जो कि क्या करेगा, हेडिंग 2 का कलर चेंज कर देगा ग्रीन, और उसके 1 सेकेंड बाद क्या हो जाएगा, हेडिंग 3 का कलर हो जाएगा ब्लू। ठीक है, सो अगर हम इसे रन करें और देखें कि यहाँ पर क्या होगा, वेट अ सेकेंड, HTML फाइल को यहाँ पे रन करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँ
तो रेड हुआ, फिर 1 सेकंड बाद ग्रीन, फिर 1 सेकंड बाद ब्लू। तो हमारा कोड एकदम अच्छे से काम कर रहा है। और हमने जो कॉल बैक हेल के टाइम पे प्रॉब्लम देखी थी, इस तरह से नेस्टेड कॉल बैक फंक्शंस हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमने प्रोमिसेस का यूज़ किया और यहाँ पर हमारा कोड जो है वो इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर कोई नेस्टेड कॉल बैक फंक्शंस नहीं है, बल्कि प्रॉमिस चेनिंग हुई है। तो यहाँ एक के बाद एक के बाद एक हमें इस तरह से अपना कोड दिखाई दे रहा है और एक सीक्वेंस में हमारा कोड काम कर रहा है कि पहले ये वाला डॉट देन हैंडलर चलेगा, उसके बाद ये वाला चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कोड एक सीक्वेंस में है, जिसकी वजह से हमारा कोड और ज़्यादा रीडेबल बनता है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को प्रोमिसेस अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने प्रोमिसेस को कैसे क्रिएट किया, उसका सिंटैक्स देखा, उसके बाद कैसे हमने प्रोमिसेस को रिजल्ट को डॉट देन और डॉट कैच की मदद से हमने हैंडल किया। ठीक है, सो प्रोमिसेस जैसे टॉपिक्स यार थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। ऑब्वियसली ये एडवांस लेवल का टॉपिक है, तो एक बारी में समझ नहीं आएगा। तो आप लोग को ट्राई करना पड़ेगा कि 2-3 बार इस वीडियो को देखो, या और भी कोई वीडियो जिससे आपको ईजिली समझ आए आप उसको रेफर कर सकते हो। इस नोट्स को भी आप रेफर कर सकते हो। मैंने कोशिश की है कि नोट्स को बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में रखूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। ठीक है, और बस एक चीज़ और मुझे यहाँ पर समझानी थी कि इस डायग्राम की मदद से कि जैसे हमारा कॉल बैक हेल होता है, ठीक है, तो उससे हम छुटकारा पाने के लिए प्रोमिसेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रोमिसेस उससे बेटर सिंटैक्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ज़्यादा रीडेबल होता है। बट प्रोमिसेस से भी ज़्यादा रीडेबल अगर कुछ होता है तो वो है असिंक अवेट। असिंक अवेट का जो सिंटैक्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है और हमारा कोड बहुत ही ज़्यादा रीडेबल बन जाता है। तो अपने आने वाली वीडियो में हम असिंक अवेट के बारे में पढ़ेंगे, उसका सिंटैक्स जानेंगे और आगे जो हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें भी हम असिंक अवेट का ही यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।